अभी जैसे आजकल की जनरेशन देखते हैं, जेन ज़ी जिसको हम बोलते हैं, तो पहले की जनरेशन और आज की जनरेशन में लर्निंग पैटर्न में आप क्या चेंजेस देखते हैं, प्लस क्या डिफरेंस है पहले की जनरेशन के लर्निंग मेथड में और आज के? अभी तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। आप किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको वही क्वेश्चन 10 बुक में हो सकता है 2-4 डिफरेंट मेथड से देखें। सर, हम जैसे फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं कि वहाँ पे मोस्टली, चाइना की अगर मैं बात करूँ तो स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कंपैरेटिव टू थ्योरी। और हमारे यहाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हम कम हैं, लेकिन हमारा पैटर्न कैसा है कि हम वी आर मोर ओवर इनटू थ्योरी रादर देन प्रैक्टिकल एंड स्किल्स। तो आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए इसको लेके? रिफॉर्म्स की तो बहुत ज़रूरत है। रूरल एरियाज या बेसिकली गांव में जैसे हम बोलते हैं, और अर्बन सिटीज में क्या एजुकेशन डिफरेंसेस होते हैं? मैं बोल सकता हूँ ह्यूज डिफरेंस है। आजकल के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा सवाल है कि सक्सेस का मतलब क्या है? मतलब IIT JEE या नीट क्रैक करना या एक बैलेंस पीसफुल लाइफ जीना? नमस्कार दोस्तों, आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी हैं उनका नाम है मिस्टर सरोज जी। इन्होंने मिर्जापुर के एक छोटे से गांव से अपनी सफर की शुरुआत की और IIT बॉम्बे तक का सफर तय किया। इन्होंने 2006 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उसके बाद इन्होंने अपना करियर, यहाँ पे सब कॉरपोरेट की तरफ भागते हैं, इन्होंने अध्यापक बनना या एक टीचर बनना चुना और इन्होंने टीचर के नए मापदंड तय किए, नई ऊर्जा दी बच्चों को और बच्चों को अपने गाइडेंस से एक नई राह दिखाई। हम उनसे जानेंगे कि आजकल के बच्चे, जो कि नई पीढ़ी है जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं, उनके साथ में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं या उनकी क्या स्ट्रेंथ है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव होने चाहिए या एजुकेशन सिस्टम किस हद तक अच्छा है और विदेशों में तथा हमारे भारत में एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में उनसे वो और डिटेल में जानते हैं। तो आइए मिलते हैं सर से और उनसे ये भी जानते हैं कि सक्सेस की क्या डेफिनेशन है उनके लिए। हेलो, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बहुत ही अच्छा सर जी। सर, मेरा पहला सवाल है कि आपने इतना एजुकेशन लेने के बाद, लाइक IIT बॉम्बे से आपने एजुकेशन लिया, इंजीनियरिंग किया, मोस्टली लोग कॉर्पोरेट जॉब्स में जाते हैं या आगे कुछ स्टार्टअप करते हैं। आपने उन सबको साइडलाइन, मतलब ये सारी चीजों को न ध्यान देते हुए आपने शिक्षा फील्ड में, टीचिंग फील्ड में कैसे कदम रखा? इट्स रियली अ गुड क्वेश्चन। जब मैं 12th क्लास का प्रिपरेशन कर रहा था तो हमारे पास एक टीचर थे, ही वॉज फ्रॉम IIT कानपुर। ओके। पहले तो यही हम लोग के टाइम पर ये लगता था कि ये IITians होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। तो मैंने कंटिन्यूअसली 4-5 टीचर से पढ़े थे, वो आते थे, रिप्लेस हो जाते थे, बट उनको जब किसी IITian ने रिप्लेस किया तो उनका ऑरा, उनकी स्टाइल, उनके नॉलेज देख करके एकदम से, जिसको बोलते हैं फैन टाइप का, कि एक थोड़ा सा उस टाइम पे माइंड आने लग गया कि यार ये भी फील्ड बहुत अच्छा है, पहला। दूसरा, एक अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट इंडियन जो ब्रेन है या इंडियन पेरेंटल ब्रेन है, आपका जो सराउंडिंग है वो थोड़ा सा घूम फिर करके विटामिन M पर भी आता है। विटामिन M दैट इज मनी। तो उस टाइम पे जो सर थे, ही वॉज गेटिंग ह्यूज चंक। तो सुनने में आता था यार कि एक जो IITian पाता है वो इधर भी मिलता है। थर्ड थिंग, हमने ये देखा कि वो सुबह 3-4 घंटे की क्लास, 3 घंटे की क्लास, शाम को 3 घंटे की क्लास और पूरा दिन भर फ्री। ओके। ये तो स्टार्ट में मुझे देखने को मिला, बट जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की, अपने फ्रेंड्स की देखी, वो आज भी फोन करके बोलते हैं, मुझे IIT में मैडी बुलाते थे। अच्छा। बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, यार मैडी तेरा बहुत अच्छा है। हम लोग इस टाइम पर मोर देन 1.5 CR 2 CR की जॉब पे, पैकेज पे हैं, लेकिन हम लोग कंपनी जाते हैं और घर पर भी वही टेंशन लेकर के आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उठने से लेकर के सोने तक जो प्रेशर है वो प्रेशर बना रहता है। तो ये फील्ड आप उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, रियली एक्सेलेंट वन।
राइट। 3 वर्क इन द मॉर्निंग 3 आवर्स एंड 3 आवर्स इन द इवनिंग, एंड उसके बीच में आपका पूरा का पूरा डे इज योर्स। द बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है इंडस्ट्री में कि लोग फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। हाँ जी। यहाँ पे आपका पूरा टाइम और आपकी पूरी फैमिली आपके साथ है, द बिगेस्ट एडवांटेज। हाँ सही बात है सर, पीस मेन मैटर करता है। यस, फाइनेंशियली तो ऑब्वियसली हर कोई उसी के लिए कर रहा है, लेकिन एक पीस भी होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत जगह पर कि जब फादर कंपनी जा रहा है तो बेटा सो रहा है, हाँ और जब फादर वापस आ रहा है 9-10 बजे तो भी बेटा सो रहा है। जी। कहने का मतलब ये हो गया कि जो फैमिली लाइफ है और आपका जो पेरेंटल टच उनको मिलना चाहिए, और जो एक्सपेक्ट कर रहा है आपका बेटा या बेटी, आपकी फैमिली, ये दोनों जगह पे मिसिंग है। हाँ जी। और उसका हु इज द मेन कल्प्रिट। तो अब आप बोलेंगे कि अब चाहे तो आप अपने को बोलिए और चाहे तो मनी को बोलिए, हाँ जी, और बिना उसके भी कुछ नहीं हो पाता, वो भी जरूरी है। वो भी सही है सर। हाँ, तो उसको बैलेंस करने के लिए इन सब चीजों के बीच में थोड़ा सा सेक्रीफाइस हम लोगों को करना पड़ जाता है। वो सेक्रीफाइस है वो फैमिली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ओके। हाँ, दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज है, डिसएडवांटेज जो भी आप बोलिए इस फील्ड में आने का। ओके। तो इसमें अभी जैसे मैं स्पेशली आई एम टॉकिंग फ्रॉम पुणे, तो पुणे में मेरे सीनियर्स जितने भी हैं मैं देख रहा हूँ सब इंडस्ट्रीज में जॉब करते थे और बहुत ही अच्छे अच्छे पैकेज पे, और उन लोगों ने छोड़ करके इस वाले फील्ड में आए हुए हैं। अच्छा ओके। हाँ, एटलीस्ट मैं आपको कम से कम नहीं तो 15 से 20 IITians को बता सकता हूँ जो ऑलरेडी यूएसए आई मीन फॉरेन वगैरह में थे, जॉब कर रहे थे अच्छे खासे पैकेज पे, दे वर अर्निंग ह्यूज चंक, लेकिन अभी वो इस फील्ड में आकर के बोले ठीक है यार ये हम लोग का बेस्ट है। हाँ जी सही बात है। पूरा टाइम अपना है जो लोगों का नहीं होता है। जी जी। तो इट्स रियली अ ग्रेट इनिशिएटिव कि आप इस फील्ड में हैं, एंड टाइम इज चेंजिंग, और जो डायमेंशन है स्पेशली पैसे के लिए जो आप कंपनीज में दे करके टाइम देते हैं, आप उससे कम टाइम में भी यहाँ पर भी उससे ज्यादा अर्न कर सकते हैं। अच्छा। यस, तो अर्निंग पार्ट इज नॉट कंप्लीटली डेड। ओके। मीन्स यू कैन से इट मे बी इक्वल और इट मे बी ग्रेटर देन दैट। अच्छा, बल्कि ये तो दोनों तरफ से Yes. अच्छा है ना सर, उनको टाइम भी दे पा रहे हैं फैमिली को, प्लस फाइनेंशियली भी गेन कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता है स्पेशली मैं आपको बोलूं, व्हेन टाइम कम्स स्पेशली फॉर द February, स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम होते हैं, कोर्स कंप्लीट रहता है एंड एग्जाम्स मई में होते हैं, तो आपके पास जो ये बफर टाइम है February, March, April का, ये आपको पूरा पीसफुल टाइम दे करके जाता है पूरे साल भर का। अच्छा। इसमें आप फैमिली के साथ आउटिंग के लिए जा सकते हैं, आपकी जो अदर प्लानिंग्स है वो कर सकते हैं। तो कुल मिला करके जो आपको एक फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए चाहिए वो आपके लिए बड़ा ही पीसफुल एरिया है। हाँ, एक पर्सनल ग्रोथ भी कर सकते हैं आप। यस। सर आपका मनी के साथ रिलेशन कैसा है? मीन्स आप बहुत ज्यादा खर्च करने पे बिलीव करते हैं, या आप लुक्रेटिव हैं पैसे को लेके, या जहाँ जरूरत होती है वहाँ करना है? आपका अप्रोच कैसा है? मनी को जो आप बोल रहे हैं कि खर्च करना है या आप खर्च कर रहे हैं दूसरों के रेस्पेक्ट में, उनको कैसा लगता है, दिस इज टोटली डिपेंडिंग ऑन योर ऑलमोस्ट पास्ट बैकग्राउंड। हाँ, मतलब आपका रिलेशनशिप। तो अब हमारा भी रिलेशन, अब कैसे हम लोग बिलो मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो वहां पर एक पैसे का एक्यूमुलेशन और प्लस उसको डाइवर्सिफाई करना, दोनों एक साथ, आई मीन अर्न एंड हाउ टू डाइवर्सिफाई, दैट इज द लर्न। ओके। लर्न इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक हम लोग को पैसे मम्मी पापा की तरफ से आता था, अब उसको अर्न करके उसको डाइवर्सिफाई करना वो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट था। मेरा जो आइडिया है कुछ ऐसा बहुत ज्यादा आई मीन हाई फाई खर्च करना उस तरीके से तो नहीं था, बट आपको खर्च करना नहीं भी आता है तो हॉस्टल आपको सिखा देता है। अच्छा। तो क्योंकि व्हेन आई वाज इन IIT बॉम्बे, वहां पर जो स्टूडेंट्स होते हैं, पता चला कि ठीक है आपने कोई नया शर्ट खरीद करके लाया, डेट इज द गुड वन, आपने नया शूज खरीद के लाया, डेट इज गुड वन, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ही पहनोगे उसको, कोई भी पहन के जाए। तो सबका साथ सबका विकास। तो वहां पर जो मैंने बोला आपको नहीं भी आता है तो आपको वहां पे खर्च करना वो सिखा देंगे। लेकिन एक चीज मैंने अपने पापा से सीखा था, वो मेरे हमेशा बोलते थे कि बेटा
अर्न करना सबको आता है, लेकिन उसको बचाना कैसे वो सबको नहीं आता है। तो मैं दोनों पे बिलीव करता हूँ। एक जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा पैसा बचा करके करेंगे किसके लिए? हाँ जी। और लाइफ यही है आपकी। तो जो इस टाइम पर सोसाइटी में जो चाहिए, जिससे आपको लोग कंजूस भी ना बोलें, हाँ, और जिससे आपको लगे कि बहुत ज्यादा खर्च मैं कर रहा हूँ क्या, या दूसरों के निगाह में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत बचा करके रख रहा है। तो दोनों को हमने एक इक्विलिब्रियम बना करके रखा है। वट एवर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो आपको चलने के लिए गाड़ी चाहिए वो रखा हुआ है। घर में दिखने के लिए बड़ी अच्छी टीवी होनी चाहिए, ताकि कोई इंटर करे तो ये ना बोले कि क्या बोलते यार इतना कमाता है बंदा, पूरा बचा करके रखा हुआ है। तो जैसा चाहिए, बेटे को कहाँ पे पढ़ाना है, एक अच्छा जो स्कूल है, एजुकेशन है, वो देने के लिए। तो कहने का मतलब है एक मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए जो सोसाइटी को और उस सिटी में रहने के लिए मेंटेन करके रखना चाहिए, वो पूरा मेंटेन करके रखते हैं। हाँ, जो एक नेसेसरी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है वो करें, वो हम मेंटेन करके रखते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है, मैंने और भी बहुत जगह पे किसी पॉडकास्ट में ही देखा था, सुना था, स्पेशली शेयर मार्केट से इधर उधर जो लोग बोलते हैं या फिक्स डिपॉजिट के लिए बोलते हैं, तो उन लोगों का जैसे ये कहना था कि जितना तुमसे सेविंग हो जाए और जो बचे उसको खर्च करो। हाँ जी। लेकिन मैं थोड़ा सा उन लोगों पे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सेविंग पर भी बिलीव नहीं करूंगा। हाँ जी। मैंने पहले ही बोला, मैंने इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखा है जी। तो उधर से भी हमारा सेविंग भी होना चाहिए, प्लस जो हमारी नेसेसिटी है फैमिली को चलाने के लिए, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट वन। राइट। तो सभी को एक इक्विलिब्रियम बना करके रखा हुआ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट वन। राइट। तो बहुत लिक्विडेटिव भी नहीं, बहुत बोल लीजिए सेविंग का माइंडसेट भी नहीं, हाँ, एंड बहुत ज्यादा ओपन हैंडेड एक्सपेंड बोल लूं, मतलब कि खर्च करने के लिए, उस पर भी बिलीव नहीं करता। हाँ जी। तो क्योंकि किसी भी चीज का एक्सट्रीमिटीज इज नॉट गुड वन। राइट। तो एक्सट्रीमिटीज सेविंग का भी नहीं है, एक्सट्रीमिटीज एक्सपेंडिचर का भी नहीं है, एक्सट्रीमिटीज सोसाइटी को दिखाने के लिए भी नहीं है। हाँ, क्या चाहिए आपको, मुझे क्या अच्छा लगता है, अगर ये मुझे अच्छा लग रहा है, यस ये मेरी लाइफ में आना चाहिए, तो यस दैट मस्ट बी आवर पार्ट ऑफ द लाइफ। उसके लिए अब मुझे देखना है कि कितना खर्च करना है, कैसे करना है। उसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग इन द सेंस, अगर आपको यहाँ पे रहना है पुणे जैसे सिटी में, अगर आप सपोज 30,000 रुपए की रेंट देते हैं, उससे अच्छा मेरा बिलीव ऐसा है कि रादर देन 30,000 का रेंट देने से अच्छा है कि एक 40,000 का आप EMI दे करके 70 लाख का आप अपना खुद का एक ओनर बन जाओ। तो वो आपका सेविंग पार्ट भी हो गया। तो आपका जो पैसा दूसरे डायरेक्शन में जा रहा था, आपने उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके अपने डायरेक्शन में लेकर के आए। आफ्टर ऑल, एट द एंड ऑफ द डे, आपने 20 साल सपोज पुणे में रहे, 20 साल का रेंट दिया आपने, और 20 साल को आपने वहां पे किया, तो वो आपका अपना हो गया। हाँ जी। तो सेविंग इस तरीके का मैं कर रहा हूं, मतलब आपका जो खर्च हो रहा है, स्पेंड हो रहा है, उसको कैसे थोड़ा सा स्मार्ट वे में अपने आपने उसको अपना कर लिया है, क्योंकि वो दैट इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, एंड दैट मस्ट बी द मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द यू कैन से दैट मस्ट बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द लाइफ। क्योंकि आप आए हैं, पहले रहेंगे, तभी तो आप कहीं पे जाएंगे। हाँ। और कहीं पे जॉब करेंगे। सर, बट ये मुझे जो लगता है ना, ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि कई इस तरह से, जैसे आप बोले, मोस्ट ऑफ द इंडियन इमोशंस ऐसे ही देखते हैं, और देखना भी चाहिए, मैं गलत सही नहीं बोल रहा, लेकिन अभी कई थॉट्स ऐसे भी होते हैं कि जहाँ लोग बोलते हैं कि जो आप EMI में जितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, उतने में कुछ आप अपने लाइक बिजनेस में या अपने काम में कर सकते हैं। तो उसका एक अलग, तो ये एक फाइनेंशियल पे हम एक अलग हाँ, बना सकते हैं पॉडकास्ट। ये कैसा होता है, ये सबके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, और वो व्यूज जो कैसे होते हैं, वो मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, हाँ, डेफिनेटली दिस माइट बी पॉसिबल कि कोई वेल्थ मैनेजमेंट वाला बताए कि नहीं ये वाला ज्यादा अच्छा है, तो यस आई विल चेंज द डायरेक्शन। हाँ, ऑब्वियसली आई विल डेफिनेटली चेंज द डायरेक्शन। ये अगला मेरा क्वेश्चन ये है
कि अभी जैसे आजकल की जनरेशन देखते हैं, जेन जी जिसको हम बोलते हैं, तो पहले की जनरेशन और आज की जनरेशन में लर्निंग पैटर्न में आप क्या चेंजेस देखते हैं? प्लस ऑब्वियसली पहले के टीचिंग मेथड्स और आज के टीचिंग मेथड्स में भी फर्क है, तो क्या डिफरेंस है पहले की जनरेशन के लर्निंग मेथड में और आज के? हाँ, एक्चुअली हम लोग ऐसे स्टेज में हैं जिन्होंने दोनों फेज को देखा है। दोनों फेज को इन द सेंस कि हमसे जो बड़े लोग थे, जो हमसे सीनियर्स थे, वो कैसे पढ़ते थे, हमने कैसे पढ़ा, एंड कंटिन्यूअसली इसी फील्ड में रहने की वजह से ये भी देख रहे हैं कि जो जूनियर्स यानी जो अब आ रहे हैं, नेक्स्ट जेन जिसको बोले हैं, या फिर आप उनको बीटा जनरेशन बोलिए या जेड जनरेशन बोलिए, तो क्योंकि 25 में जो आ रहे हैं उनको बीटा जनरेशन बोलने लग गए। हाँ, तो मैंने देखा बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। बहुत ज्यादा चेंजेस इसलिए आ गए कि पहले जो होता था वो यूनी डायरेक्शनल होता था। यूनी डायरेक्शनल इसलिए होता था कि रिसोर्सेस की कमी थी। उसमें होता क्या था, जो फैकल्टी यानी टीचर देता था, हम उसी पर 100% ऊपर डिपेंडेंट होते थे। आप नॉर्मली IIT JEE के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, IIT JEE नीट कि जितने भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो इस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है, आप जा करके देखेंगे उनका फर्स्ट एडिशन 98, 99, 2000 या 2001 है। मतलब इसके पहले बहुत अच्छा, रिसोर्सेज की बात करूं, बुक्स का भी नहीं हुआ करता था। हाँ जी। और होता भी था तो क्या था, फिक्स पैटर्न था, 2-4 बुक्स थे, उन्हीं को फॉलो करना होता था। अब उसमें कुछ बुक्स स्पेशली फॉरेन राइटर्स के, उनके लैंग्वेज टफ हुआ करते थे, उनको नॉर्मल हिंदी मीडियम का स्टूडेंट या इवन CBSE बोर्ड के भी बहुत, अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं तब पर भी पैटर्न फॉलो करना डिफिकल्ट होता था। तो एक ही यूनी डायरेक्शन में क्या हुआ करता था, बुक्स एंड अलॉन्ग विथ टीचर। अभी क्या हो गया है, अभी तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। आप किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको वही क्वेश्चन 10 बुक में हो सकता है 2-4 डिफरेंट मेथड से देखें। तो वहां का जो पैटर्न था और अभी का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा कैसा, मैनुअल होते 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 अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाना स्टार्ट हो गया है। तो सिमिलरली स्टूडेंट का भी माइंडसेट वो बिल्कुल उसी तरीके से चेंज होना स्टार्ट हुआ। और माइंडसेट इतना चेंज हो गया है कि पहले के लोग जो भी नॉलेज गेन करते थे वो 100% बुक्स को पढ़ करके करते थे। अभी का जो नॉलेज गेन है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, उनको लग रहा है बुक्स में पढ़ने में टाइम जा रहा है, उसी चीज को वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जा करके उन्होंने देखा कि जो मुझे आधे घंटे में पढ़ना चाहिए था, किसी टीचर ने उसको 5 मिनट में बड़े अच्छे से समझा दिया। तो कभी कभी वो प्रॉफिटेबल है और कभी कभी वो प्रॉफिटेबल नहीं भी है। हाँ जी। वो इसलिए प्रॉफिटेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। यूट्यूब की हम बात कर रहे हैं। आपने वीडियो देखा, कोई मूवी की बात करूं तो अगर मैं मूवी की बात करता हूं तो मूवी ही सबसे ज्यादा याद रहता है रादर देन कोई सब्जेक्ट। हाँ जी। लेकिन मूवीज भी आपको कितना याद रहता है, जब तक आप देखते रहते हैं तब तक अच्छा लगता है। दैट विल ऑलवेज गिव्स यू अ वेरी गुड फील फैक्टर जिसको बोलते हैं जी। लेकिन जैसे ही अगर आपने 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे स्पेशली 10 घंटे, और वो तो छोड़िए 10 दिन के बाद अगर आप जाएं तो उसमें से बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। हाँ जी। जब बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे तो अब क्या करेंगे, इसलिए जो कन्वेंशनल मेथड था वो आज भी वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। जी सही बात है सर। वो इसलिए किसी चीज को देख देख करके हो सकता है आपके परमानेंट मेमोरी में ना जाए, लेकिन दिस इज 100% श्योर कि आपने उसको 10 बार 20 बार पढ़ लिया तो आपके परमानेंट मेमोरी में वो जाएगा। हाँ जी। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ABCD बोले तो आप आंख बंद करके भी सुबह उठते ही शाम को सोते वक्त कभी भी आप ABCD तुरंत बोल देंगे। क्यों? आपने उसको एटलीस्ट, मैं बोल रहा हूं 1000 टाइम्स तो आपने उसको इतनी बार पढ़ लिया कि वो आपके परमानेंट मेमोरी में जा चुका है। तो परमानेंट मेमोरी में जाने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। जो वहां पे वो फेल हो जाता है तो दिखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है एंड समझ में भी आता है, बट दैट इज द मोमेंटरी लीवर। तो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम आपको लग रहा है दिस इज रियली गुड वन, बट दैट इज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। हाँ राइट। तो ड्रास्टिक चेंज आया है कैसे, मैनुअल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे।
दूसरों के रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह देख करके आप कर सकते हैं। बट अगेन वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जब मैं कन्वेंशनल पढ़ता हूँ, जब टीचर पढ़ाता है, तो आपको उसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ देख करके इमेजिनेशन होता है। हाँ जी। और वीडियो में वो चीज नहीं आती है। दैट इज द 2D। हमने क्या है, हमारा बचपन से हैबिट हो गया सारी चीजों को 3D में देखने का। हाँ। और वहां पे सारी चीजें कैसा, वन डायरेक्शनल आवाज आ रहा है, दूसरा जो भी बोर्ड पे लिखा जा रहा है वो 2D है। वो वीडियो भी बनाएंगे तो 2D बनाएंगे, 2 डायमेंशनल फिगर, तो वो बात आती नहीं है। मैंने बोला दिखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, समझ में भी आता है, लेकिन जैसे ही आता है एग्जाम में अप्लाई करने की बात, वो नहीं हो पाता है। हाँ जी। तो एप्लीकेशन पार्ट इज नॉट गुड वन, और वही चाहिए मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जी। तो ड्रास्टिक चेंज, बट अल्टीमेटली आपको जलेबी की तरह, या बोल लीजिए कि दुनिया गोल है, घूम फिर करके अगर आप बुक्स पे जाते हैं तो दैट इज द बेटर वन एज कंपेयर टू वीडियो वन। अच्छा, ओके। यस, आप उसका हेल्प लीजिए, लेकिन जाइए उस पर। हाँ जी। दिस इज अ पर्सनल सजेशन हाँ जी। कि आप हेल्प वीडियो का लीजिए, लेकिन पढ़िए बुक से। हाँ, मतलब उसके स्लेव मत बनिए, उसको हाँ। सिर्फ एक गाइडेंस की तरह। यस, उसमें क्या होता है, एक मैंने बुक्स में पढ़े थे और मैं सभी जगह बोलता भी हूँ, कोई भी सिलेक्शन, आप चाहे यूपीएससी हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, और चाहे हर स्टेट का अपना अपना अलग एग्जाम, दैट इज सीईटी एग्जाम्स, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो परमानेंट मेमोरी में जाने के लिए आपको वो चीजें 2 बार 4 बार 10 बार लिखना पड़ेगा। हाँ जी। तो उसमें मैंने एक फेमस बुक्स में पढ़े थे, उसमें साफ साफ लिखा था कि योर सिलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रफ कॉपी यू हैव फिल्ड। राइट। वो उन्होंने ये नहीं बोला कि 10 बार आप वीडियो देखो, उन्होंने बोला 10 बार लिखो। हाँ, सही बात है, क्योंकि फिर आपका ब्रेन भी यूज होता है ना, उसमें आप क्या लिख रहे हैं वो क्योंकि आपने कुछ पढ़ा, उसको एब्जॉर्ब किया, देन आप जब लिखते हैं तो वो चीज आप रिकॉल करते हैं, तभी लिख पाएंगे। यस, क्योंकि आप वीडियो देखिए या कुछ भी करिए, लिखते वक्त आपको अपना ब्रेन चलाना ही है। राइट। अब उसको डिकोड करना है, और वो ऐसा समझिए कि पेन आपका हाथ एक मशीन है जो यहाँ से डायरेक्शन दे रहा है, और वो आपको उस पर डिकोड करना है उसको, और वो मेमोरी में रहेगा तभी आप लिख पाओगे जी। अब प्रॉब्लम ये है कि मेमोरी में कैसे डालोगे, देयर आर सर्टेन वेज। उसमें द बेस्ट वे इज कि वीडियो देखिए और उसको लिखिए, या बुक्स में पढ़िए और उसको लिखिए। जी सर, ठीक। तो ये है स्लाइट चेंज इन वेरिएशन ऑफ वे ऑफ द स्टडी। चेंजेस आए हैं और खूब चेंजेस आए हैं। सर, हम जैसे फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं कि वहाँ पे मोस्टली, चाइना की अगर मैं बात करूँ तो स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कंपैरेटिव टू थ्योरी, और हमारे यहाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हम कम हैं, लेकिन हमारा पैटर्न कैसा है कि हम वी आर मोर ओवर इनटू थ्योरी रादर देन प्रैक्टिकल एंड स्किल्स। तो आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए इसको लेके? इट्स रियली अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ वन पर्सन, इज द फ्यूचर ऑफ द इंडिया। रिफॉर्म्स की तो बहुत जरूरत है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं आज से हमारे ग्रैंडफादर ने जो पढ़ा एंड फादर ने जो पढ़ा, हम भी वही पढ़ रहे हैं और हमारा बेटा भी वही पढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक जस्ट लाइक की मशीन स्टार्ट हो गई, कंटिन्यूअसली चल रहा है, उसको फॉलो करना है। तो एजुकेशन के नाम पे जो हम लोगों को कराया जा रहा है, उसमें आपने बोला जो थ्योरेटिकल अप्रोच है वो इंडिया में ज्यादा है। अभी आपने एक वर्ड बोला कि चाइना में, चाइना का एक बड़ा अच्छा लॉजिक है, एंड उसको सब लोग को अप्लाई करना चाहिए और सभी पेरेंट्स को अप्लाई करना चाहिए। एक सिंपल सा वर्ड है, कैच देम यंग। तो आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपका अप्रोच, आप किस साइड टिल्ट है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपने अगर उसको जनरेट कर लिया कि अगर इसका इंटरेस्ट इस पे है और उस पे मैं वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो हमारा काम बन जाएगा, पहला। दूसरा, हम लोग जितना भी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं सब बुकिश लैंग्वेज है। अगर आपको रिफॉर्म करना है, अगर आपको इसी को कन्वर्ट करना है स्पेशली इन टेक्नोक्रेट्स, तो डे फर्स्ट से एजुकेशन सिस्टम में स्पेशली थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देना चाहिए।
ओके। और वो प्रैक्टिकल कैसा होना चाहिए, ये आप वेट मत करिए कि स्टूडेंट 10th क्लास में आएगा तो उसका प्रैक्टिकल होगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रेन का कोई भी लैंग्वेज नहीं होता है एंड ब्रेन को जज करने के लिए किसी भी तरीके का टाइम नहीं है, बाउंडेशन है। ओके। अगर आपने स्टूडेंट को सेकंड, थर्ड, फोर्थ से मशीन लर्निंग का पूरा पार्ट कराइए, एटलीस्ट उसको दिखाइए। आप उसको प्रैक्टिकल के लिए वहां पे सपोज आपको डर लगता है कि उसके पार्ट्स खराब हो जाएंगे या कुछ कैजुअलिटी ना हो जाए किसी तरीके का, तो अगर आपको इन सब से बचना है एटलीस्ट आप उनको दिखा तो सकते हाँ जी, डिमॉन्स्ट्रेट कराइए, बिल्कुल। भले अपने कंसर्न में कराइए। आप उनको डेमोन्स्ट्रेट कराइए एंड अगर आपको लगता है तो उसका डमी रखिए। हाँ जी, राइट। तो डमी से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट को वो सोचना स्टार्ट करता है, और जिस दिन स्टूडेंट सोचना स्टार्ट कर देगा तो उसमें क्या होगा कि दो चीज़ है। अगर उसने सोचना स्टार्ट किया तो उसको अब सोल्यूशन चाहिए। अब वो सोल्यूशन कहाँ पे मिलेगा? पहला, वो नेट से देख सकता है, दूसरा वो बुक से देख सकता है, तीसरा, अगर मैंने ना उसको बुक ही टच करने दिया और ना ही नेट टच करने दिया, मैं उसको अगेन प्रैक्टिकल पर ही उसको डिपेंड करा दिया, तो उस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि डिग्री आपकी बहुत जरूरी है, लेकिन वो डिग्री को अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे किसमें, स्पेशली इन द प्रैक्टिकल सेंस, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, देखा है, बहुत सारे कॉलेजेस में इंस्ट्रूमेंट्स आकर के रखे हुए हैं। हाँ जी। उस प्रैक्टिकल को करवाने के लिए ही किसी के पास नॉलेज नहीं है या टाइम नहीं है, तो यही चीज थोड़ा सा अब वो स्टूडेंट के दिमाग में डालना स्टार्ट कर देगा, क्या एडवर्स इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देगा। अगर वही चीज आपने 6, 7, 8 से उनको स्टार्ट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ करके वो वहां से वो करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये तो इंडिया है, आपको पता है, यहाँ पे जुगाड़ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। हाँ जी। हाँ, तो उसको अगर पूरा प्राइमरी सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई वो सेकेंडरी सोल्यूशन लेकर के आ जी, जाएगा। राइट। तो बट उसके लिए देयर शुड बी वन मोटिवेटर। अब वो मोटिवेटर कौन है, कैसे है, वही अगर आपने ठीक कर दिया तो हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा। ओके। दूसरा, मुझे थोड़ा सा जो स्कूल बैग्स है उसको अगर आप उसका वेट कम कर देते हैं, तब पर भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट 8 घंटे के बाद वो पूरा एक 10 केजी का बैग पीछे लाद करके लेकर के जा रहा है, बहुत स्ट्रेन होता है। अगर किसी का एज 35 साल 40 साल हो और वो 10 केजी अब वो बैग लेकर के जाए तो उसका वेट समझ में आता है। वो स्टूडेंट है, यंग है, उसका ब्लड बिल्कुल यंग है, और वो किसी भी चीज को बिल्कुल विदाउट एनी कंप्रोमाइज वो सब कुछ झेल सकता है। तो अगर मेरा हाफ ऑफ द बॉडी मेरे बैग के पीछे उसके प्रेशर 3 किलोमीटर आने और 3 किलोमीटर जाने में जा रहा है, अगर उसी चीज को मैं दूसरी जगह डाइवर्ट करके करूं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसकी जरूरत तो है, रिफॉर्म्स की बिल्कुल जरूरत है, एंड वो रिफॉर्म्स किस फॉर्म में होना चाहिए उसके लिए ऑब्वियसली एजुकेशन के जो लोग हैं उनके पैनल्स को और टेक्नोक्रेट्स के पैनल्स को, प्लस उससे भी बड़ी बात है कि डिफरेंट जो सेक्शन है, आपका योगा हो गया, आपका मेडिकल सेक्शन हो गया, आपका टेक्नोक्रेट्स हो गया, ठीक, फिर स्टूडेंट पेरेंट्स, इन सभी से एक फीडबैक लेना चाहिए और उस फीडबैक को मुझे फिल्टर करना चाहिए कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। जरूरी नहीं है जो आप अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है आपको लगा कि अच्छा है बट स्टूडेंट फ्रेंडली ना हो, राइट। तो उस पर क्या करना चाहिए? द बेस्ट वे है कि आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। आप एक्सपेरिमेंट करके, वो भी एक्सपेरिमेंट 3-4 तरीके का करिए। बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, एवरेज स्टूडेंट है, और जो बेचारा सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, उस पर सब पे एक्सपेरिमेंट करिए और फिर वो देखिए उसका ग्रोथ क्या है। इज इट एप्लीकेबल टू ऑल वन, और इट शुड बी इन सेक्शन वाइज, और इट शुड बी एज वाइज। तो इन सब का पूरा ब्लेंड करके फिर थोड़ा सा आपको करना चाहिए। ओके। हाँ, इनफैक्ट सर, यही जैसे अभी आपने बोला, वैसे ही जापान में अभी मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि वो लोग क्या करते हैं ना सर, वो टीचर्स के लिए भी जब टीचर हायरिंग करते हैं तो कोई भी टीचर नहीं बन सकता। उनका एग्जाम इतना टफ होता है टीचर हायरिंग का, जैसे यहाँ पे यूपीएससी होता है वैसे वहाँ टीचर हायरिंग का प्रोसेस है। तो जब आप उस पैरामीटर पे जब टीचर्स हायर करते हैं तो उनका पढ़ाने का तरीका भी वैसा होता है जो बच्चे को उत्तीर्ण बनाता है, जो एक्सेलेंस की तरफ लेके जाता है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे फॉरेन वगैरह में स्पेशली जो हाईएस्ट जॉब बोल लीजिए,
वो टीचर्स को देखा जाता है। हाँ जी, टीचर्स को इसलिए देखा जाता है क्योंकि इन्हीं पर पूरा फ्यूचर ऑफ द कंट्री है, डिपेंड है जी। सही बात है। थोड़ा सा वहां पे और अपने लोगों में एक डिफरेंस क्या है, वहां पे ये है कि अगर आपकी जॉब लग गई फिर भी वो अपने आप में कंटिन्यूअस चेंजेस लाते रहते हैं। हाँ जी, यहाँ पे क्या है, एक बार जॉब लगने के बाद जब तक मेरी जॉब नहीं लगी रहती है तब तक मेरे पास बहुत नॉलेज रहता है। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम क्रैक करना है मुझे। हाँ जी। और जैसे ही जॉब लग जाती है, जब ये हो जाता है कि अब मुझे यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता, हाँ, जब सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कंफर्ट मोड में आ जाते हैं, जब कंफर्ट मोड में आ जाते हैं तो फिर वहां से उनका नॉलेज डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द इंडिया। राइट। अगर आपने नॉलेज का भी मॉडिफिकेशन करते रहे बीच बीच में तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। राइट। तो ये सबसे अच्छा मतलब कि सिस्टम होना चाहिए कि अपग्रेडेशन जिसको बोलते हैं, and upgradation in terms of technology, in terms of knowledge, and in terms of feedback from different sections of the society. ओके सर, रूरल एरियाज या बेसिकली गांव में जैसे हम बोलते हैं और अर्बन सिटीज में क्या एजुकेशन डिफरेंसेस होते हैं? जैसे बच्चों का माइंडसेट या उनका ग्रेस्पिंग पावर, अप्रोच टुवर्ड्स स्टडीज में, दोनों में क्या फर्क रहता है? मैं बोल सकता हूँ ह्यूज डिफरेंस है। वही सिलेबस और वही कोर्स गांव में पढ़ता है कोई बच्चा, और वही सिलेबस और वही कोर्स कोई सिटी का स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट ऑन एन एवरेज देखेंगे जो सिटी का स्टूडेंट है थोड़ा ज्यादा अच्छे मार्क्स ला लेता है और गांव के स्टूडेंट थोड़े से कम, एंड दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो वहां पे कैसा है, थोड़ा सा एक लैक ऑफ मतलब बोलिए अवेलेबिलिटी की मैं बोल दूं, रिसोर्सेज की बोल दूं, उनके पास बिल्कुल लिमिटेड है। सिटीज में क्या है, सारी चीजें बिल्कुल अवेलेबल है। दूसरा है कंफर्टेबिलिटी जोन में बोल लूं, सिटी का बच्चा वो ज्यादा कंफर्ट जोन में होकर के पढ़ रहा है रादर देन जो रूरल एरिया के। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गांव में जो स्टूडेंट है वहां पे उनके पेरेंट्स उतना अवेयर नहीं है जितना सिटी के हैं। तो सिटी का पेरेंट क्या कर रहा है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सी बुक ला करके देनी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास पैसे का थोड़ा सा दिन बोलिए अभाव गांव में तो है जी। अवेलेबिलिटी की बात करूं तो सभी बुक्स वहां पे अवेलेबल नहीं है। हाँ। सिटी में क्या रहा है, इजीली अवेलेबल है, वो 1-2 किलोमीटर के दूर पे है, वो जाकर के उधर से लेकर के आए और उन्होंने बच्चे को दिया, बच्चे ने 1 बार 2 बार 4 बार सॉल्व किया। गांव के बच्चे के पास ये चीजें तो हैं, मनी वाइज, दैट इज वेल्थ वाइज, अवेलेबिलिटी वाइज, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कौन ये बताए कि तुमको कौन सी बुक लेनी चाहिए। हाँ, मेंटरशिप का इशू। तो मेंटरशिप का भी प्रॉब्लम। ओके, बट जैसे अभी सर देखते हैं हम कि जैसे महाराष्ट्र या गुजरात या जो भी मेट्रो, बैंगलोर देखिए, वहाँ पे लिटरेसी रेट ज्यादा है कंपैरेटिव टू अगर आप यूपी बिहार की बात करेंगे, इररिस्पेक्टिव कि वहाँ पे सबसे ज्यादा आईएएस यूपीएस सिविल सर्विसेज के बच्चे सब आपको वहीं से मिलते हैं, यूपी बिहार से मोस्टली, बट फिर भी वहाँ लिटरेसी रेट कंपैरेटिव टू अदर स्टेट्स कम है। हाँ, तो इसका क्या रीजन? बिल्कुल सही बोले हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ कि सिटी का लिटरेसी रेट हमको ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, लेकिन इसको ज्यादा किसने किया? ये वही गांव के लोग हैं जो वहां से सक्सेस होकर के आके सिटी में बस जा रहे हैं। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि वहां की लिटरेसी रेट कम नहीं है, लेकिन जो वहां पे डॉक्टर बन जा रहा है वो सिटी में आ जा रहा है, इंजीनियर बन जा रहा है वो सिटी में आ जा रहा है, जो गवर्नमेंट जॉब पा जा रहा है वो सिटी में आ जा रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि गांव से यानी रूरल एरिया में हमारे पास लिटरेसी कम हो गई और सिटी में हमारा जाना हो गया। है वहीं के लोग, लेकिन इधर इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, मतलब डाइल्यूट हो गए उधर। यस, इनडायरेक्ट वे में आप देखेंगे तो कम नहीं है, बट सिटी के रेस्पेक्ट में डेफिनेटली कम होता है, क्योंकि सिटी के आप देखेंगे जो भी होंगे पेरेंट्स, उनका कोई भी बच्चा है वो क्लास 1 से लेकर के 1 2 3 4 वो पढ़ाता ही जा रहा है। रूरल एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाते हैं कि मुझे अपनी जीविका कैसे चलानी है। हाँ जी। तो उसमें क्या करते हैं, कभी कभी वो स्टूडेंट को बीच रास्ते से ही चलो हमारे साथ लग जाओ, और हमारे साथ लग जाओ उसमें कभी कभी उसकी कंटिन्यूटी बन पाती है, कभी कभी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन जिसमें उनको अपना जो लाइफ है वो कैसे चलाया जाए उस पर भी सर्वाइवल फैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। वो भी सर अर्ली मैरिजेस
ये भी रीजन होते हैं मुझे लगता है हाँ, कई बार। बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे आपके, आई मीन रिसोर्सेस हो गए, अर्ली मैरिज हो गए, और पेरेंटल की जो थिंकिंग है, तो सारी चीजें तो पेरेंट्स की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड है जी। तो वही ग्रेट है, पेरेंट क्या चाहता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो वहां पे पेरेंट्स के जो माइंड सेट है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो आप इसको स्प्लिट पर्सनालिटी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गांव के पेरेंट्स में एंड इन टर्म्स ऑफ सिटी के पेरेंट्स। हाँ जी। तो ये तो डिफरेंस आता है, और ये दिस इज अ बिग डिफरेंस, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग जो भी है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि आपका विल पावर कैसा है। मैं गरीब रह करके भी मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, या गरीब रहते हुए उसको भी अपने साथ लेकर के आ जाऊं कि थोड़ा सा पैसे मिल जाए, तो उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। हाँ सही बात है सर, बिल्कुल। तो ये है, किसी लोगों ने बोला, बड़ी अच्छी बात बोली थी कि गरीब पैदा हुए आप, वो आपका दोष नहीं, वो आपका दोष नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना वो आपका दोष रहेगा। लेकिन उसके लिए क्या है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो एजुकेशन ही एक रास्ता है, हाँ जी, जो वहां तक आपको लेकर के जा सकता है। सही बात है सर। तो आप चाहे सिविल सर्विसेज बोल लीजिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब बोल लीजिए, आप सभी जगह देखेंगे यूपी बिहार के इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वहां पे देयर इज नो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है। जैसे बोलते हैं डू और डाई का, वैसे ही एक ही ऑप्शन है कि आप पढ़ो और अच्छे से जॉब लो। अच्छे से जॉब इन द सेंस कि आप गवर्नमेंट जॉब, डेट इज सिविल सर्विसेज वगैरह ले। हाँ जी। इसीलिए मोस्ट ऑफ द IAS PCS वगैरह आप देखेंगे उधर से निकल करके ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। क्यों? ऑप्शन नहीं है। हाँ जी। तो केवल एक ही ऑप्शन है। इधर कैसा है, महाराष्ट्र वगैरह अदर स्टेट में इंडस्ट्रीज है, बच्चे का नहीं भी होता है तब पर वो इधर 20-25 हजार का जॉब पा जाएगा एंड एक थोड़ा सा अपना नॉर्मल लाइफ जी सकता है। बट वहां पे देयर इज नो ऑप्शन। बट उन्हीं IAS सिविल सर्विसेज को अपने स्टेट को जाके फ्लरिश करना चाहिए, सर्व करना चाहिए, बिल्कुल हाँ करना चाहिए। जी। जिस दिन अगर ये मेंटेलिटी आ गया कि आपने लर्न कहाँ किया मुझे नहीं पता, बट सर्व कहाँ कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने सर्विस आपने अपने एरिया को देना स्टार्ट कर दिया तो आपका गांव ही कस्बा बन जाएगा, कस्बा ही शहर बन जाएगा, शहर ही किसी कंट्री से हो सकता है ज्यादा डेवलप दिखने लग जाएगा। हाँ सही बात। तो दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर मेंटालिटी। सर वो एक कहावत है ना कि लर्न अर्न रिटर्न, पहले लर्न करो, फिर अर्न करो और फिर रिटर्न करो। जिस अपने यहाँ समाज पे रिटर्निंग पार्ट इज वेरी बैड। जी। जो आपने बोला गांव से शहर में, तो शहर में आकर के लोग बस जा रहे हैं, उसको रिटर्न नहीं कर। हाँ जी। तो रिटर्निंग फेज भी अगर वैसा ही हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ऐसा कर। अच्छा सर, हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी, फिर भी इतनी स्मूथली इलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट होता है विदाउट एनी इश्यूज, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जबकि कोई एक पेपर लीक हो जाता है, आप देखते होंगे, ये सुनते होंगे, पेपर लीक की समस्या आती है, जहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस में कोई इश्यू नहीं आता, इतना पैसा सरकार खर्चा करती है उस पे, और गांव कस्बा हर जगह बहुत स्मूथली प्रोसेस होता है। इररिस्पेक्टिव वहीं पे अगर आप पेपर लीक की बात करेंगे तो वो बहुत आम घटना हो जाती है। जो बच्चे साल भर 4-4 साल 5-5 साल तैयारी करते हैं, उनका फ्यूचर अफेक्ट होता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस पे तो मैं आपको बोल दूं सीधे सीधे, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, बट इसमें गवर्नमेंट की कमियां हैं कि अगर एक इलेक्शन होता है तो पूरे इंडिया में आपके हर गांव में CRPF वाले लग जाते हैं, पूरा डिपार्टमेंट लग जाती है, अदर गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं वो चले जाते हैं। अगर उसी तरीके से जब पेपर बन रहा है वहां से अगर स्ट्रिक्टनेस कर दीजिए, क्योंकि पेपर जैसे आपने वर्ड यूज किया लीक हुआ, लीक कहाँ से हो रहा है, तो लीक होने के जो चांसेस होते हैं 2-4 रिसोर्सेस होते हैं, अगर उसको आप ब्लॉक कर दीजिए तो फिर नहीं हो सकता। हाँ सही बात है सर। स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ IIT का, मुझे जो मैथ्स पढ़ाते थे सर, वो खुद उन्होंने बोला कि IIT वालों ने ये बोला कि आप मैथ का पेपर बना सकते हैं, लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन है। मतलब उनका बेटा भी अपीयर हो रहा था उसी साल, 2 ऑप्शन थे, या तो फिर आप पेपर बनाओ तो आपका बेटा अपीयर नहीं होगा, और अगर आपका बेटा अपीयर होगा JEE में तो आप पेपर नहीं बनाओगे। तो कहने का मतलब ईमानदारी, अगर ईमानदारी ग्रास रूट से अगर आ जाए तो सारी चीजें हो सकती हैं।
अब पेपर लीक तो ईमानदारी से तो नहीं हो सकता। सही बात है। अगर आपकी वजह से 1000 बच्चों का कैरियर खराब हो रहा है तो क्यों ना आपका ही कैरियर खराब कर दिया जाए। हाँ राइट, सही बात है ना। जैसे फॉरेन वगैरह में अगर जो भी डिफरेंट ऑफेंस हैं, अगर आप वो करते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। तो अगर आप भी एक एग्जाम्पल सेट करिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर के, तो डर तो सबको लगता है। हाँ सही बात। तो अगर डर सबको लगता है तो आपको वो डर दिखाना चाहिए। कुछ चीजें हैं जहां पे वो होना चाहिए। तो अगर आपने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया वहां से जहां से लीक हो रहा है, अब वो चैनल हो सकता था जहां से पेपर बन रहा है, पेपर बनने के बाद वो प्रिंट कहां से हो रहा है, क्योंकि ऐसा ही हुआ है 2024 में जो नीट का पेपर वगैरह लीक हुआ। मतलब ऐसा मीडिया वगैरह सभी जगह दिखाया गया या बताया गया कि पेपर लीक हुआ। उसके बहुत सारे रिसोर्सेस हो सकते थे। उसका एक तो मैंने बोला जहां से पेपर बन रहा है, दूसरा जहां से पेपर प्रिंट हो रहा है, तीसरा प्रिंट होने के बाद वो स्टोर कहाँ हो रहा है, तो वो किसके अंडर सुपरविजन में है। अब पेपर अगर 10 दिन 20 दिन पहले पेपर बन गया है तो वो अब कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के हु इज रेस्पॉन्सिबल। ट्रांसपोर्टेशन के बाद वो हर सेंटर पे रहेगा। अब वो हर सेंटर पे हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो कहने का मतलब ये है कि डे फर्स्ट से जहां से बना और जब वो डिलीवर होने जा रहा है स्टूडेंट के हैंड में, इवन स्टूडेंट के हैंड में डिलीवर होने के बाद जब वहां पे जो टीचर्स होते हैं, फैकल्टी होती हैं जिनकी ड्यूटी लगी है, इन्विजिलेटर, तो इन्विजिलेटर्स प्लस प्रिंसिपल, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक स्पेयर पार्ट में पेपर इधर उधर जा रहा है। तो इन सब चीजों के लिए मतलब मेरा ऐसा मानना है कि एक उस सिटी में एक नोडल सेंटर होना चाहिए। उस नोडल सेंटर में जो भी नोडल सेंटर का मतलब ये हो गया कि वहां से गवर्न होगा। अगर उस सिटी में 20 सेंटर हैं तो एक नोडल सेंटर है, नोडल सेंटर से 20 गवर्न हो रहे हैं। तो उस नोडल सेंटर को गवर्न करने वाले को आप बिल्कुल वैसे ही पावर दीजिए थोड़ी दिन के लिए जैसे आप जेड प्लस का सिक्योरिटी देते हैं, बिल्कुल आप उसको दीजिए एंड उसको बिल्कुल पावर दीजिए स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने का। कभी भी ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट वो सबको मैसेज जाना चाहिए कि हाँ हमारे इनके साथ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। हाँ सही बात है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, अदरवाइज वो क्या करेंगे, उन्होंने ये देखा कि इस बार ऐसा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, तो वो कैजुअल अप्रोच हो जाएगा, वो अगली बार भी ट्राई करेंगे। हाँ, वो स्टडी को लेके मतलब जो मैं एजुकेशन सिस्टम देख पाऊँ वो एक प्रायोरिटीज नहीं है कंपैरेटिव टू अदर वर्टिकल्स में। जैसे मैंने इलेक्शन का एग्जांपल दिया, या ऐसे भी बहुत सारे सेक्शंस हैं वहां पे कोई लीक या कोई ऐसी लापरवाही नहीं होती। वही बोला अभी, जैसे इलेक्शन में क्या होता है, जब इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन के बाद वीपैट्स जितने रखे जाते हैं मशीन्स, उसके चारों तरफ कैसा रहता है, पूरी सिक्योरिटी होती है। मैं वही बोल रहा था। हाँ जी, जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में कि परिंदा भी पर नहीं मार पाए। तो अगर ऐसा आप सिस्टम बनाते हैं तब जाकर के होगा जी। और किसी का पता चल जाए तो उसको तो है निष्कासित करिए। और निष्कासित से भी डर नहीं लगता है लोगों को। हाँ, आप उनके साथ बिल्कुल एक्शन लीजिए ताकि उनकी 2 जनरेशन ऊपर और 2 जनरेशन नीचे उनको ये दिखना चाहिए कि हाँ क्या हुआ है इनके साथ। अपने आप सारी चीजें सही हो जाएंगी। सही बात। हाँ, इसका तो एक एटलीस्ट इंडिया जैसे कंट्री के लिए एक ही सॉल्यूशन है, स्ट्रिक्ट एक्शन। क्योंकि ईमानदारी बोलते सब हैं, जब अपने पे आती है तो करते नहीं है। हाँ सही बात। उसका बेस्ट सिंपल सा एग्जांपल बोल लूं, आप टायर बनाने के लिए जाएंगे, वहां पर 4 पंचर करके दिखा रहता है, तो स्टार्ट वहां से मतलब ग्राउंड लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक है। हाँ सही बात। जिसको मौका मिल रहा है वो कर रहा है। तो एक्शन एंड दैट मस्ट बी स्ट्रिक्ट एक्शन, और बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए कि सब लोग उसको देखें। दैट शुड बी द एग्जांपल, उसके साथ क्या हुआ था। आजकल के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा सवाल है कि सक्सेस का मतलब क्या है। मतलब IIT JEE या नीट क्रैक करना या एक बैलेंस पीसफुल लाइफ जीना। तो आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? स्पेशली एटलीस्ट इंडिया में क्या है, पेरेंट्स प्लस स्टूडेंट या अपनी जो सोसाइटी है वो ये चाहती है सक्सेस का मीनिंग यहाँ के लिए सक्सेस का तो एक ही है कि आप कंपटीशन क्रैक करिए, उसके बाद आपके हाथ में 20 लाख 40 लाख या 1 CR की जॉब हाथ में लग जाए,
उसी को सक्सेस मान करके बैठे हुए हैं। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, हमने जो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है उसका है। क्योंकि हम जैसे ही 4 साल 5 साल की डिग्री होने के बाद पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या कर रहा है। तो जब आप बताते हैं कि मेरा बेटा या बेटी 30 लाख 40 लाख का जॉब कर रहा है, तो बोलते हैं हाँ ये है, देखो उसका बेटा कर रहा है। तो एक फील फैक्टर दिखाने के लिए, सोसाइटी में दिखाने के लिए कि हाँ मेरा बेटा या बेटी ये कर रहा है, इसलिए जा रहे हैं। फॉरेन में ये चीज नहीं होता है। एक फोमो क्रिएट करते हैं। फॉरेन वगैरह में क्या है, मुझे जो अच्छा लग रहा है, मेरा जिसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, मैं वो फील्ड चूज करता हूँ और उस फील्ड में मैं आगे बढ़ता हूँ। इसीलिए उधर ज्यादा सक्सेस हो जा रहे हैं एज कम्पेयर टू यहाँ पर। ब्रेन ज्यादा होते हुए भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड इज IIT JEE। उसको क्रैक करने के बाद भी हम जाकर के अंडर में किसी के जॉब कर रहे हैं। उसका मेन रीजन यही है कि हम अपने इंटरेस्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी पैसे को कमाने के लिए कर रहे हैं, और दूसरा वाला अपना इंटरेस्ट उसका क्या था उस पर हमसे आपसे काम करवा रहा है। दिस इज द ओनली मेन डिफरेंस। तो आपके लिए सक्सेस का क्या डेफिनेशन? तो सक्सेस का मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस, आप एक फील्ड को चूज करिए और उसमें क्या इन्वेंशंस हो सकते हैं, क्या न्यू डायमेंशंस हो सकते हैं, आप उसको दूसरे सब्जेक्ट दूसरे फील्ड से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, इन सब चीजों को लीजिए। बुक किस लैंग्वेज के पीछे भाग करके डिग्री लेना इज नॉट द सक्सेस वन। आई मीन कंपटीशन ही क्रैक कर लेना है ही एक सक्सेस नहीं है। आप उसको एक्सप्लोर करिए, जिसमें आपने बोला था कि आप सोसाइटी को क्या देते हैं, किस फॉर्म में देते हैं, कि जस्ट लाइक न्यू इन्वेंशंस, और उसके लिए टाइम देना पड़ता है। टाइम देंगे, वो 1 साल में नहीं हो सकता, 2 साल में नहीं हो सकता, 4 साल 10 साल लगे। तो इतना आपके पास, आपकी सोसाइटी के पास, आपके पेरेंट्स के पास इतना टाइम होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ उसके पीछे बैकअप देने के लिए एक मॉरल सपोर्ट या मेंटल सपोर्ट। तो अपने आप सक्सेस निकल करके आएगा। तो सक्सेस मेरे हिसाब से इज नॉट जस्ट एजुकेशन ओनली। आपको एजुकेशन को उसको रिवर्ट बैक कैसे करते हैं इन द सोसाइटी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू आप कितना पैसा पाते हैं। ओके सर, आज टीचर्स डे के ओकेजन पे आपको बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारे आज के नव जनरेशन्स को? टीचर्स डे, पहले तो मैं सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और जितने भी आई मीन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द इंडिया, दैट इज नथिंग बट टीचर्स, मैं उन सभी को मतलब तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना पूरा टाइम अपने बच्चे प्लस दूसरे बच्चे को भी अपना बच्चा समझ करके उनके आई मीन फ्यूचर के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा होता है, उसका पेरेंट चाहता है कि मेरा बेटा टॉप करे, लेकिन टीचर ही एक ऐसा होता है नहीं सब टॉप करे तो मेरा नाम ज्यादा होगा, ऐसा करके। तो मैं सभी को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ में कुछ गोल्स हैं उनको लिखिए। मैं बोल रहा हूँ लिखिए, माइंड में नहीं, लिखिए, लिख करके रखिए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं IIT का प्रिपरेशन करता था, हर पेज पे लिखता था IIT कानपुर। स्टार्ट करने से पहले मतलब मेरा टारगेट था IIT कानपुर, ऐसा लिखता था मैं। तो आप लोग भी अपने टारगेट को लिखिए, और उस टारगेट को अचीव कैसे करना है, छोटे छोटे टारगेट्स में उसको फिर से स्प्लिट करिए। जैसे क्रिकेट में मुझे 100 रन चेज करना है, तो 100 का मैं टारगेट नहीं हुआ, मैं पहले 10 रन, फिर से 10 रन, फिर से 10 रन, उसको अचीव करता जा रहा हूं। बिल्कुल वैसे ही आप अपने स्टडी को, आप अपने मेथड को, आप अपने रिसोर्सेस को, अपने प्रेशर को, सारी चीजों को मैनेज करना सीखिए। यही एक आपको लाइफ में सबसे सक्सेस मंत्र जिसको बोलते हैं वो है, जिसने प्रेशर हैंडल करना सीख लिया। क्योंकि जरूरी नहीं है कॉर्पोरेट में जाएंगे तो वहां पर भी आपको प्रेशर हैंडल करने को मिलेगा, आप स्टूडेंट लाइफ में हैं वहां पर भी आपको प्रेशर हैंडल करने को मिलेगा, आपको सोसाइटी का आपको सब कुछ मिलेगा प्रेशर। तो सारे प्रेशर को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो आप इसको ट्रायंगल सिस्टम समझ लीजिए। सेंट्रोइड पे मैं बोल दूं, सेंटर पे स्टूडेंट है एंड बगल में एक वर्टेक्स पर पेरेंट है, एक वर्टेक्स पर टीचर है, और एक वर्टेक्स पे मैं ले करके जा रहा हूं सभी को। उसमें मीडिया, बुक्स, रिसोर्सेस, इन सभी के हेल्प से आपको उस सक्सेस को गेन करना है। उसमें मेरा ऐसा मानना है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितना कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, आप अपने टीचर से डिस्कस करते रहो कि सर मैं ये वाला मेथड कर रहा हूं या मैं ऐसे कर रहा हूं, ये सही है क्या,
मेरा ये अप्रोच सही है क्या, मैं इतना टाइम ये वाले सब्जेक्ट को देता हूँ सही है क्या। कहने का मतलब ये है कि आप टीचर से दूर नहीं, टीचर के पास जाइए। जैसे पहले लोग बोलते थे बुद्धम शरणम गच्छामि, या और भी बहुत सारे वर्ड्स आए, तो वैसे मैं बोलूंगा आप टीचर के शरण में जाइए। आप अपने को टीचर से डिस्टेंस मत बनाइए, टीचर के पास जाइए। टीचर के पास जा करके आप सारी चीजें शेयर करिए। एंड ये सभी पेरेंट्स को मेरा एक मैसेज है कि आप अपने बच्चे को एज अ फ्रेंड ट्रीट करिए, नहीं तो आपके बच्चे को कोई दूसरा फ्रेंड बना करके बिगाड़ देगा। हाँ, सही बात। तो आप टीचर, पेरेंट, सोसाइटी के लोग, बुक्स, जो भी रिसोर्सेस हैं, तो ये वाला जो फैक्टर है थर्ड वाला, टीचर चाहता है आप सक्सेस हो, पेरेंट चाहता है आप सक्सेस हो, लेकिन जो थर्ड वर्टेक्स है यहाँ पे डिस्ट्रक्शन, मीडिया, आपके आजू बाजू के लोग, आपके फ्रेंड्स, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन रहते हैं, ये वाला बहुत स्ट्रांग है, ये आपको बहुत इन्फ्लुएंस करेगा। इसलिए आप जो ये वाला दो वर्टेक्स है ना, टीचर और पेरेंट, इनके पास ज्यादा टच, और पेरेंट टीचर भी स्टूडेंट के टच में ज्यादा रहें, तो आपका बहुत अच्छा लाइफ करके जाएगा। तो सर, जैसे आजकल हम देखते हैं कि आजकल कॉर्पोरेट कंपनी बोलते हैं कि उनको जॉब वैकेंसीज नहीं है, ठीक है, या जॉब है लेकिन वो स्किल्ड रिसोर्सेज नहीं है, और दूसरी तरफ से जो एकेडमिक्स है वो वहाँ पे बच्चे तो मार्क्स बहुत अच्छे लाते हैं, लाइक देखते होंगे आप 99% कट ऑफ जाता है, 99.5 जाता है, लेकिन वो एक गैप नहीं ब्रिज कर पा रहे कॉर्पोरेट और एकेडमिक्स में। तो आपको क्या लगता है, क्या सही करना चाहिए? मैंने ये न्यूज में भी सुना था और देखा भी था, स्पेशली इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी ने बोला कि जो आपका क्वेश्चन था वही उनका एलिगेशन तो नहीं बोल सकता, बट यही उन्होंने रेज किया था प्रॉब्लम, कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं और यहाँ तक कि जो इवन आईआईटी से भी आ रहे हैं, बिल्कुल यही प्रॉब्लम हो रहा है कि उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज हो रहा है, बट जो कॉर्पोरेट चाह रहा है वो उनसे नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए तो बेस्ट वे तो यही है कि जब एक सेमेस्टर रह जाए, 8 सेमेस्टर के होते हैं, उसमें से एक सेमेस्टर रह जाए, तो एक सेमेस्टर तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो लास्ट वाला सेमेस्टर है या इन बिटवीन सेमेस्टर्स में, 8 सेमेस्टर में जो लास्ट सेमेस्टर का कोर्स है, आप एक एक सब्जेक्ट को सभी सेमेस्टर में डाल दो, एंड लास्ट वाले सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल नॉलेज दो। ओके, पूरा 6 मंथ तो इंडस्ट्रियल नॉलेज भी दो, एंड जो बीटीपी होता है, बीटेक प्रोजेक्ट या डुअल डिग्री प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो आप करवाइए। तो प्रोजेक्ट्स पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, इंडस्ट्रियल नॉलेज पर थोड़ा सा आप उनको और लेकर के जाइए, इंडस्ट्रीज में विजिट कराइए और उनको डमी मॉडल और चाहे तो डायरेक्ट आप उनको दिखाइए कि ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। एंड सबसे बड़ी बात है, वहां पे जो फेल्योर्स होंगे उनको दिखाइए कि इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो उसमें डिफरेंट आइडियाज क्रिएट होंगे। तो आपको न्यू आइडियाज क्रिएट करने हैं, रादर देन कि जो आपके पहले से 20 साल से आइडिया है उसी को आप दिखा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, तो उसमें आप क्या करिए कि ये फेल्योर है, आप 10 लोगों को अलग अलग वो फेल्योर दे करके बोलिए कि इसको कैसे कैसे रिक्रिएट कर दिया जाता है। अच्छा, तो मॉडिफिकेशन ऑफ द फेल्योर, हम फेल्योर से ही डरते हैं, यहीं पे हमारा बिगेस्ट डिसएडवांटेज होना स्टार्ट हो जाता है। जिस दिन आपने फेल्योर को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया, रेक्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप सारी चीजें सही होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इंडस्ट्रियल नॉलेज ही इंपॉर्टेंट वन, ओके, रादर देन द बुकिश नॉलेज वन। थैंक यू सर, आप आए, हम अपना कीमती समय निकाल के, बहुत अच्छा लगा हमें। चलिए, और आशा करते हैं फिर मिलेंगे सर एक नए एपिसोड में। इट्स रियली ग्रेट वन टू शेयर माय व्यूज फ्रॉम डीप इनर कोर्ट ऑफ द हार्ट। आईआईटीज में रहे, आईआईटीज में रहने के बाद हम लोग एजुकेशन फील्ड में रहे, एजुकेशन फील्ड में कैसे आइडियाज को रिक्रिएट करते हैं, वो सब सारी चीजें फ्लरिश होने के लिए लोगों के पास तक जाना चाहिए, पेरेंट्स तक जाना चाहिए, स्टूडेंट्स के पास जाना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट आइडिया व्हाट एवर यू हैव गिवन। थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे, एंड हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। थैंक यू सो मच।